बुक यदि आप आज ऑर्डर करते हैं तो सेम डे आपको बुक है जो कोरियर कर दी जाएगी। आज की क्लास में जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपको ये रहा, बिफोर गिविंग यूनिलेटरल ईसीटी इन विच साइड ऑफ द हेड इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड ऑन राइट हैंडेड पर्सन। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि आप ईसीटी देने वाले हैं, मतलब कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ईसीटी किसके लिए दी जाती है? जब मरीज है जो दवाइयों के थ्रू, मेडिकेशन के थ्रू ठीक ना हो रहा हो, तब ईसीटी का उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यदि दे रहे हैं हम, किस तरीके से? यूनिलेटरल, यूनि मतलब सिंगल साइड, और पर्सन क्या है? तो यहाँ पे कहा है कि सिर के किस तरफ आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे। यदि पर्सन राइट हैंडेड है तब राइट साइड में, लेफ्ट साइड, इट में बी प्लेस्ड एट राइट और लेफ्ट, या फिर इन बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। तो यहाँ पर दोनों साइड तो लगाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है यूनिलेटरल ईसीटी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है क्या? यूनिलेटरल ईसीटी यहाँ पे दी जानी है। जब भी मरीज को यूनिलेटरल ईसीटी दी जा रही है तो यहाँ पर किस तरफ है जो आप इलेक्ट्रोड लगाएंगे, वो पर्सन क्या है? राइट हैंडेड है। तो आप इस टाइम पे जब यदि पर्सन यूनिलेटरल में क्या होगा कि यदि पर्सन राइट हैंडेड पर्सन है तो ईसीटी के जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जो दिमाग में लगाए जाने वाले इलेक्ट्रोड्स हैं, वो भी राइट साइड ही लगाए जाएंगे। कहाँ पर? हेड के राइट साइड में ही इलेक्ट्रोड्स को है जो लगाया जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे हम ईसीटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे जो आपको अपकमिंग एग्जाम में हेल्पफुल रहने वाला है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। पहले पॉइंट में तो बताया गया है कि यूनिलेटरल ईसीटी है क्या। तो ईसीटी है जनरली बेस्ड ऑन, अलग अलग तरीके से होती है, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड होगी, यूनिलेटरल होती है, बाईलेटरल भी होती है। तो जो बाईलेटरल ईसीटी है, यहाँ पर यूनिलेटरल कहा गया है, बाईलेटरल ईसीटी है। तो बाईलेटरल ईसीटी मतलब बाई मतलब दोनों तरफ, वन इलेक्ट्रोड प्लेस होगा लेफ्ट साइड में और दूसरा होगा राइट साइड में। यहाँ पे मैं आपको नोट कर देती हूँ कि जो बाईलेटरल ईसीटी है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर जो वन इलेक्ट्रोड है, वन इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगेगा? लेफ्ट साइड ऑफ हेड। और जो सेकंड इलेक्ट्रोड है, क्या है? सेकंड इलेक्ट्रोड है, वो लगेगा एक लेफ्ट में और एक राइट में। तो ये क्या हो गई? बाईलेटरल हो गई आपकी। अब आता है आपका यूनी। यूनी का मतलब होता है सिंगल और बाई का मतलब होता है दो। तो यूनिलेटरल ईसीटी में होगा क्या कि जो इलेक्ट्रोड है, क्या है? इलेक्ट्रोड है नॉन डोमिनेंट साइड में लगाया जाएगा। इलेक्ट्रोड प्लेस्ड ऑन द नॉन डोमिनेंट साइड। क्या है? नॉन डोमिनेंट साइड मतलब जो चीज़ नॉन डोमिनेंट, वैसे जैसे हमारा हाथ है, राइट हैंड मोस्टली यूज़ करते हैं, तो वो हमारा कौन सा हैंड कहलाता है? डोमिनेंट हैंड, मतलब जो चीज़ ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। नॉन डोमिनेंट मतलब कम यूज़ की जाने वाली। तो यहाँ पर ये आपका ये नहीं है कि राइट या फिर लेफ्ट है, यहाँ पर किसी एक तरफ। तो यूनिलेटरल ईसीटी में यदि राइट हैंडेड पर्सन है तो राइट साइड है जो ईसीटी लगाई जाएगी। क्लियर? अब ईसीटी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ईसीटी है क्या, क्यों दी जाती है, किसको हमें नहीं देना है। तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का इस्तेमाल क्या करने के लिए किया जाता है? यदि मरीज डिप्रेशन में चला गया, सीजोफ्रेनिया में चला गया, मेडिकेशन से क्या है उसको ठीक नहीं किया जा रहा है, कर पा रहे हैं, मेडिकेशन असर नहीं हो रही है, तब ईसीटी देंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पर्सन को डिप्रेशन हुआ, सीजोफ्रेनिया हुआ, आप ईसीटी दे दें, तो ऐसा नहीं है। ईसीटी की जो पहली बार ईसीटी को इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था अप्रैल 1938 में कार्लेटी एंड बिन्नी ने। इन दो साइकेट्रिस्ट के नाम याद रखिए, एग्जाम में आते हैं। ईसीटी का जो आविष्कार कहें या इंट्रोड्यूस कहें हम, तो 1938 में कार्लेटी एंड बिन्नी ने दिया था। अब यहाँ पर ईसीटी के थ्रू होता क्या है? एक तरीके के झटके ही देना, करंट ही देना। तो यहाँ पर आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर, क्या है यहाँ पर? आर्टिफिशियल इंडक्शन ऑफ ग्रैंड माल सीजर दिया जा रहा है। मतलब दिमाग जो सुप्त हो चुका है उसको उठाने के लिए एक तरीके का करंट देना आर्टिफिशियल तरीके से, बाया इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रिकल करंट देना ग्रैंड माल सीजर लाने के लिए। अब इस ग्रैंड माल सीजर में टॉनिक फेज आती है 10 से 15 सेकंड की,
क्लोनिक फेज आती है 30 से 60 सेकंड की। ड्यूरेशन और जो काउंटिंग वगैरह है वो आप याद रखिए, सेम एज एग्जाम में आपको आती है। ईसीटी से किया क्या जाना, तो आर्टिफिशियल इंड्यूस किए जा रहे हैं ग्रैंड माल सीजर, और जब ईसीटी देते हैं तो ग्रैंड माल सीजर आएंगे तो टॉनिक फेज होगी 10 से 15 सेकंड की, और क्लोनिक फेज होगी 30 से 60 सेकंड की। जब आप इलेक्ट्रोड्स ब्रेन पे लगा के इलेक्ट्रिकल सप्लाई करेंगे तब। अब यहाँ पर कितने वोल्ट तक का आप करंट दे सकते हैं, कितने ड्यूरेशन तक, तो ये करंट कभी भी 1.5 सेकंड से ज़्यादा आपको नहीं देना है। आपको एग्ज़ाम में 1.5 सेकंड आएगा, 1.5 मिनट आएगा, 2 मिनट 2 सेकंड आएंगे, तो ये ड्यूरेशन हमेशा 0.3 टू 1.5 सेकंड तक ही रखना है। इससे ज़्यादा यदि आप देंगे 2 मिनट का, यदि आपके ऑप्शन में 1 मिनट 2 मिनट है तो आपको मार्क नहीं करना है, मरीज सीधा निकल लेगा। 1.5-2 सेकंड तक ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। और जो बोल्ट रहेगा वो होगा 70 से 120 बोल्ट, 70 टू 120 बोल्ट है जो यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। अल्टरनेटिंग करेंट्स की टोटल 50 साइकिल्स होंगी। अभी डिपेंड करता है, टोटल 50 साइकिल्स बताएं, डिपेंड करता है मरीज सीजोफ्रेनिया वाला है, डिप्रेशन वाला है, किस कैटेगरी का पेशेंट है, बट जो बोल्ट और ड्यूरेशन है सेम रहेगा, बट जो साइकिल्स हैं ये यहाँ पे इंटरप्ट हो सकती हैं। टाइप ऑफ ईसीटी, तो एक होता है मॉडिफाइड, दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइड। तो पहले हमें देखें ईसीटी के टाइप देखते हैं। तो ईसीटी है जनरली 2 तरीके की होती है, दो बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड प्लेस कर रहे हैं वो क्या है, बाइलेटरल यूनिलेटरल। अब होती है डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर मेडिकेशन के बेस पर डायरेक्ट ईसीटी, बिना कोई दवाई दिए ईसीटी है जो दी जाए तब, बिना कोई मेडिकेशन के एनेस्थेटिक और मसल रिलैक्सेंट 2 चीज़ें यूज़ की जाती हैं। बिना कुछ दिए यदि जनरलाइज्ड कन्वल्जन लाए जा रहे हैं, ग्रैंड माल सीजर्स लाए जा रहे हैं, तो ये डायरेक्ट ईसीटी है। नाउअडेज इसका यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि इसके कारण डायरेक्ट ईसीटी में ना एनेस्थेटिक एजेंट देंगे ना मसल रिलैक्सेंट देंगे, मरीज को सीधा डायरेक्ट करंट देंगे, तो जो कन्वल्जन्स आएंगे उसके कारण हड्डियाँ भी टूट सकती हैं, दांत डिसलोकेट हो सकते हैं। दूसरा आता है मॉडिफाइड, जो यूज़ किया जाता है जिन भी लोगों ने अपने जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में साइकेट्रिक हॉस्पिटल में ट्रेनिंग ली होगी, उन्होंने प्रोसीजर होते हुए देखे होंगे, या फिर साइकेट्रिक हॉस्पिटल में आप जॉब करते हैं तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉडिफाइड ईसीटी में होता क्या है कि मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं, क्या है, मसल रिलैक्सेंट के तौर पे सक्सिनाइल कोलिन दिया जाता है और एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है, जिसके कारण हम फ्रैक्चर के रिस्क को कम कर सकते हैं। क्या है, फ्रैक्चर रिस्क को कम कर सकते हैं। बट इस मॉडिफाइड ईसीटी में होता क्या है कि मरीज को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है। बट कंपेयर टू डायरेक्ट और मॉडिफाइड के, मॉडिफाइड ज़्यादा यूज़ की जाती है, डायरेक्ट को कम यूज़ किया जाता है। अब जो ड्रग्स यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रोकन्वल्जोथेरेपी में, ये भी एग्जाम में आपको आती हैं। पहली आती है एट्रोपिन सल्फेट। क्या है, एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है ताकि जो सलाइवेशन हो रहा है, यदि सलाइवेशन होता है तो मरीज एस्पिरेट कर सकता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, सीक्रेशन को कम करने के लिए दी जाएगी। दूसरा दिया जाता है मसल रिलैक्सेंट सक्सिनाइल कोलिन। तीसरा दिया जाता है आपका थायोपेंटेल, या फिर यहाँ पर मेथोक्सियल है जो यहाँ पे दिए जा सकते हैं। ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुछ कुछ केसेस में पेशेंट आफ्टर ईसीटी के बाद अनकॉन्शियस रहेगा या सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उसको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन भी दी जाती है। तो ये था हमारा ईसीटी के बारे में। अब ईसीटी क्यों देंगे, मतलब किस मरीज को देनी है, तो यदि मरीज डिप्रेशन का है, हमेशा याद रखें जब मरीज मेडिकल ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होता है, मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है, तब ईसीटी दी जाएगी। डिप्रेशन में मरीज सीवियर साइकोसिस का है, मतलब मैनिया है, डेलीरियम है, सीजोफ्रेनिया है, या फिर ऑर्गेनिक साइकोसिस हुई है, इन केस में ईसीटी है जो दी जाती है। अब किस केस में नहीं देना है, यदि पेशेंट का इंट्राक्रैनियल प्रेशर आईसीपी बढ़ा हुआ है तो एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाता है कि इस केस में ईसीटी नहीं देना है। दूसरे होते हैं रिलेटिव। क्या है, हमारे रिश्तेदार नहीं, यहाँ पर रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, मतलब इस केस में भी ईसीटी है जो नहीं देनी है। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसमें भी ईसीटी नहीं दी जाती। यदि मरीज को सेरिब्रल डिसऑर्डर जैसे एन्यूरिज्म हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, एमआई है, या फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला, यदि मरीज प्रेग्नेंट है,
फर्स्ट ट्राइमेस्टर की प्रेगनेंसी है तब भी नहीं देना है, हड्डियाँ वड्डियाँ टूटी हो तब भी नहीं देना। तो यहाँ पर क्योंकि और ज़्यादा रिस्क रहती है ईसीटी के बाद फ्रैक्चर होने की, तो यहाँ पर ये सब क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है। बट यदि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछा जाए तो वो ऑलमोस्ट एक ही होता है, वो होता है आईसीपी बढ़ा हुआ हो। उस दौरान मान लीजिए आपके ब्रेन में ऑलरेडी जो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है, ईसीटी दिया और प्रेशर बढ़ेगा, मरीज साइकोसिस से तो बाद में ठीक होगा, पहले ऐसे ही निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, ईसीटी के बारे में पॉइंट्स याद रखिए। बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोड प्लेस करने की बात करें तो दो तरीके की होती है, बाइलेटरल मतलब दोनों साइड राइट एंड लेफ्ट साइड में हेड में इलेक्ट्रोड लगाए जाएंगे, यूनिलेटरल सिंगल साइड मतलब इलेक्ट्रोड प्लेस किया जाता है नॉन डोमिनेंट साइट में। ईसीटी शुरुआत कब हुई थी, 1938 में कार्लेटी एंड बिन्नी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एक तरीके की वो मेथड है जिसमें आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिकल करंट दे के ब्रेन को ग्रैंड माल सीजर्स को क्या किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है, जिसमें टॉनिक फेज होगी 10 से 15 सेकंड, क्लोनिक 30 से 60 सेकंड की। 70 से 120 वोल्ट से ज़्यादा का करंट नहीं देना है, मरीज़ निकल लेगा, मर जाएगा। 0.3 to 1.5 सेकंड से एक जो इलेक्ट्रोड से करंट की सप्लाई करेंगे हम, ड्यूरेशन है मतलब कितनी देर तक आपको इलेक्ट्रोड्स के थ्रू करंट देना है, तो 0.3 to 1.5 सेकंड तक ही रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। मेडिकेशन पूछे तो एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है सीक्रेशन को कम करने के लिए ताकि मरीज एस्पिरेट ना कर पाए। सक्सनाइल कोलिन दिया जाता है एज अ मसल रिलैक्सेंट के तौर पर। एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर है जो थायोपेंटल वगैरह भी दिए जा सकते हैं। बेस्ड ऑन मेडिकेशन तो ईसीटी दो तरीके की होगी, जैसे बेस्ड ऑन प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड बाइलेटरल यूनिलेटरल, वैसे ही मेडिकेशन बेस पे डायरेक्ट मतलब बिना कोई एनेस्थेटिक एजेंट बिना कोई मसल रिलैक्सेंट दिए डायरेक्ट करंट देना, ईसीटी देना, जिसके कारण मरीज को दांत तो जो पूरा जबड़ा है वो तो हिलेगा ही डुलेगा, साथ में हड्डियां भी टूट सकती हैं। मॉडिफाइड में एनेस्थेटिक एजेंट भी दिए जाते हैं, मसल रिलैक्सेंट भी दिए जाते हैं, जिसके कारण जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको हम कम कर सकते हैं। क्लियर? किस केस में नहीं देना है, तो आईसीपी बढ़ा हुआ उस केस में तो बिल्कुल भी नहीं देना है। आई होप सो कि आपको ईसीटी पूरी समझ में आ गई हो, क्योंकि मैंने एक ही क्वेश्चन में ईसीटी से जितना एग्जाम में आता है वो सब चीज़ें कवर कर दी हैं। ईसीटी देने के बाद मरीज की केयर याद रखें, मरीज को सबसे पहले हमें इंजरी से प्रिवेंट करना होता है, क्योंकि आफ्टर द ईसीटी पेशेंट के गिरने पड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी होती है, कभी कभी फ्रैक्चर भी हो जाता है। तो मरीज को रिस्क फॉर इंजरी से प्रिवेंट करना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और ऑक्सीजन सप्लाई, ये दो चीज़ें आपको मेनली है जो याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नर्सिंग केयर टू पेशेंट हु इज़ ऑन एंटी डिप्रेसेंट इंक्लूड्स एक्सेप्ट। तो यदि कोई मरीज एंटी डिप्रेसेंट एजेंट ले रहा है, मतलब डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली मेडिकेशन ले रहा है, तो सभी चीज़ें करना है किसी एक को छोड़कर। एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन एट बेड टाइम ड्यू टू इट्स सेडेटिव इफेक्ट्स। गिव मेडिसिन एम्प्टी स्टमक टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। डू नॉट गिव मेडिसिन एम्प्टी स्टमक एट इट मे कॉज द नोजिया वॉमिटिंग। गिव प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। नर्सिंग केयर में सब कुछ करना है। यदि मरीज एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन ले रहा है, किसी एक को छोड़कर, मरीज डिप्रेशन का है, ट्रीटमेंट के लिए मेडिकेशन दी जा रही हैं, तो उसको सभी चीज़ें करनी है। पहली प्रायोरिटी आप जब भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हो, चाहे वो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स हो, SSRI हो, या फिर जो ट्राईसाइक्लिक एजेंट हो, कुछ भी दे रहे हैं एंटी डिप्रेशन वाले मरीज को, सबसे पहली चीज़ होती है पेशेंट को खाली पेट में दवाई नहीं देना है। खाली पेट में दवाई देने से एब्जॉर्प्शन की तो बाद में बात आएगी, मरीज को इरिटेशन होगा, क्योंकि हमेशा जो एंटी डिप्रेसेंट एजेंट होते हैं तेज ही होते हैं, हाई होते हैं, डोज हाई नहीं हम ये कहेंगे, उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कंपेयर टू अदर्स के, जो आप पैरासीटामोल लेते हैं अदर, उनसे ज़्यादा ही रहेगा। तो उस टाइम पे मरीज को खाली पेट में दवाई नहीं देना है, इरिटेशन होगा स्टमक में, नोजिया वॉमिटिंग होगा। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पिलाते रहना है। तीसरा, जो एंटी साइकोटिक ड्रग होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट एजेंट होते हैं, उनको हमेशा नाइट टाइम में दिया जाता है, क्योंकि उनको लेके मरीज है जो सुस्त हो जाएगा, सो जाएगा। सोएगा मतलब खोएगा, मतलब एक तरीके से सेडेटिव का काम करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्या नहीं करना है, पेशेंट को एडवाइस करना है कि बेड टाइम में ही मेडिकेशन लीजिए आप, कभी भी मेडिकेशन खाली पेट में नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना है, और यदि मरीज मेडिकेशन ले रहा है तो उसको नोटिस करना है, स्पेशली डिप्रेशन वाले पेशेंट को,
कि उसने अपनी मेडिकेशन ली है या नहीं, कि कहीं थ्रो इट तो नहीं कर दी, फेंक तो नहीं दी। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखना है जब भी आप डिप्रेशन वाले पेशेंट की केयर कर रहे हो। उसको इंजरी से भी बचाना है आपको, क्योंकि यदि उसने ये मेडिकेशन दिन में खा ली, मरीज़ ने मेडिकेशन दिन में ले ली, जो उसकी कंडीशन है सेडेटिव्स रहेगी, सेडेटिव्स का मतलब नींद टाइप में रहेगा, ड्राउजी रहेगा, कहीं गिर पड़ के उसको इंजरी भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो आपको नहीं करना है वो क्या होगा, गिव मेडिसिन एम्प्टी स्टमक टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज नहीं होगा, मरीज को नोजिया, वॉमिटिंग, उल्टी होगी और जो मेडिकेशन दी है वो आउट हो जाएगी, वो काम नहीं करेगी। क्लियर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो डिप्रेशन के लिए मेडिकेशन कौन कौन सी दी जाती हैं। जो ऐड की है, जो एज अ एंटी डिप्रेसेंट के तौर पे यूज़ की जाने वाली ड्रग है, पहली आती है TCA, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट और टेट्रासाइक्लिन एजेंट। तो यहाँ पर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट में आपकी आती है इमिप्रामाइन, जो मोस्टली यूज़ की जाती है, और एमिट्रिप्टिलिन यूज़ की जाती है। तो ये क्या है, दो तो मेनली यूज़ की जाती हैं। फिर मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में आपके क्या आते हैं, फेनाइलजीन, मोक्लोमिडिन। तो बहुत सारी और मेडिकेशन होती हैं जो यहाँ पर MAOI के तौर पर भी यूज़ की जाती हैं। फिर आपका आता है SSRI, मतलब सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, कॉमनली यूज़ की जाने वाली ड्रग है, जिसमें फ्लॉक्सिटिन कॉमनली यूज़ की जाती है, सर्ट्रैलिन, फ्लॉक्सिटिन। आप यदि साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जॉब किए होंगे तो आपने मेडिकेशन देखी होंगी यहाँ पर। और जितनी भी डिप्रेशन को ट्रीट करने वाली ड्रग है, ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन है, बिना प्रिस्क्रिप्शन के अवेलेबल नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, टू एड्रेस द ह्यूज बर्डन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम। तो भारत सरकार ने मेंटल डिसऑर्डर का जो बढ़ते हुए केसेस हैं, क्या है, मेंटल डिसऑर्डर के जो केसेस हैं, बढ़ते हुए केसेस हैं, तो यहाँ पर कौन सा प्रोग्राम है लाया गया था, नेशनल साइकेट्रिक प्रोग्राम, या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर मेंटली हैंडीकेप्ड, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, या फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर स्पिरिचुअलिटी। तो मेंटल डिसऑर्डर का जो बर्डन, जो बढ़ती हुई जनता है, काम का प्रेशर, किसी चीज़ का प्रेशर, किसी को भी मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए एक प्रोग्राम लाया था गवर्नमेंट ने, वो था नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। क्या है, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1982 में लॉन्च किया था। याद रखिए, भारत सरकार ने NMHP मतलब नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया था 1982 में, 1982 में। ये आपको एग्ज़ाम में आता है। आफ्टर दैट डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम आया था 1996 में। और 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं WHO के थ्रू, WHO की जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से इन एवरी 8 पीपल, मतलब 2019 में, यहाँ पे मैं आपको ऐड करती हूँ कि जो 2019 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट लाई थी, तो कोई एक है जो एवरी 8 पीपल में से क्या है, परेशान है मेंटल प्रॉब्लम को लेके, मेंटल हेल्थ को लेके। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि हर 8 में से एक आदमी मेंटल हेल्थ से परेशान है, जिसमें एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे कॉमन है। ये भी याद रखिए, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे कॉमन मेंटल प्रॉब्लम में कंसीडर किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, which of the following is an acute decline in both the level of consciousness and cognition with particular impairment in attention? It is a life-threatening yet potentially reversible disorder of the central nervous system. क्वेश्चन ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे लास्ट में क्या कहा गया है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है, जो कि रिवर्सिबल है, मतलब बार बार हो सकता है। एक बार हुआ तो ज़रूरी नहीं कि ये दोबारा नहीं होगा, ये रिवर्सिबल है। ये आपको पॉइंट याद रखना है, क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है, क्या है, रिवर्सिबल है। अब एक्यूट है मतलब शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन कॉन्शियसनेस और कॉग्निशन और कॉन्शियसनेस दोनों क्या होते हैं यहाँ पर, डिस्टर्ब रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिमेंशिया, डेलीरियम, एमनेसिया, या फिर एल्जाइमर। क्या होगा यहाँ पर,
डिमेंशिया होगा, डेलीरियम होगा, एमनेसिया होगा कि अल्जाइमर होगा? कि क्या है ये? एक्यूट है। एक्यूट डिक्लाइन इन बोथ, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्शियसनेस और कॉग्निशन दोनों डिस्टर्ब होंगे, लाइफ थ्रेटनिंग है और रिवर्सिबल भी है, साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम है। तो ये होगा आपका क्या? डेलीरियम। क्या होगा? डेलीरियम। अब यहाँ पर ये देखिए, डेलीरियम और डिमेंशिया के बीच का क्या डिफरेंस याद रखना है हमेशा आपको। यदि क्या कहा जाए रिवर्सिबल है और एक्यूट है तो ये डेलीरियम होगा, क्योंकि जो डिमेंशिया है एज्ड पर्सन में होता है और ये इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल का मतलब एक बार हो गया तो हो गया। यहाँ पर कॉन्शियसनेस लेवल फ्लक्चुएट होगा डेलीरियम वाले पर्सन में। क्या है? फ्लक्चुएट होगा। परसेप्शन में आपको हेल्यूसिनेशन है जो कॉमनली देखने को मिलेगा और इल्यूजन, जबकि डिमेंशिया में हेल्यूसिनेशन नहीं होता है, ना के बराबर होगा, कॉमन नहीं है। स्पीच स्लो होगी, इनकोहेरेंट का मतलब है कि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। डिसोरिएंट रहेंगे, मतलब जैसे लेट से किसी की सर्जरी वगैरह होती है तो कुछ सेकंड तक उनको क्या लगता है कि समझ में नहीं आता आफ्टर सर्जरी जब वो वेकअप होंगे। तो डेलीरियम शॉर्ट टर्म में है, रिवर्सिबल है, बट डिमेंशिया क्रॉनिक वे में लंबे टाइम तक होते होते होने वाली प्रॉब्लम है और एक इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है। यदि समय पर डेलीरियम को ट्रीट कर दिया जाए तो इससे पेशेंट है जो ठीक हो सकता है, बट डिमेंशिया वाले में ठीक करने के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, in which of the following condition does a demented patient get drowsiness, confusion, ataxia or falls accidentally when external stimuli such as light and interpersonal orientation cues are diminished? तो यहाँ पर ये देखिए डिमेंशिया वाला पेशेंट है, साफ साफ कहा है क्या है? डिमेंटेड पेशेंट है। डिमेंटेड पेशेंट को ड्राउजीनेस हो रही है, कन्फ्यूज़न हो रहा है, अटैक्सिया हो रहा है और वो गिर भी गया है, एक्सीडेंटली धोखे से गिर भी गया है, यदि उसने कुछ लाइट या फिर कुछ इस तरीके से देख लिया इसके कारण वो डिस्टर्ब हो। वो क्या? एपिलेप्सी होगी, कैटास्पोरिक रिएक्शन होगा, सनडाउनर सिंड्रोम होगा या फिर लैक ऑफ जजमेंट होगा। क्या कहलाएगा? यदि डिमेंशिया वाला पर्सन सडनली क्या हो जाए, कन्फ्यूज्ड हो, गिर जाए, कुछ लाइट वगैरह देख के, या कुछ यहाँ पर लाइट है या फिर कुछ शाइनिंग आइटम भी हो सकते हैं, तो वो कहलाता है सन डाउनर सिंड्रोम। क्या है? ये कहलाता है सन डाउनर सिंड्रोम। इस केस में होता क्या है, देखिए यहाँ पे सन डाउनर सिंड्रोम ऐसी कंफ्यूजिंग स्टेट होती है कि आफ्टरनून के बाद, जैसे इवनिंग आने वाली हो 5 बजने के टाइम पर सूर्य है जो थोड़ा कम हो जाता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? सनसेट कहेंगे। तो उस टाइम से लेकर रात होने तक यदि सडनली कुछ शाइनिंग आइटम हो या फिर कुछ मरीज के सामने लाइट वगैरह आ जाए तो कन्फ्यूज हो, एंजाइटी हो, इग्नोर करे उस चीज़ के पास जाने से, तो वो क्या कहलाएगा? सन डाउनर सिंड्रोम। तो वही ये देखिए सभी पॉइंट्स इसमें कहे हैं क्वेश्चन में कि मरीज डिमेंशिया का है, उसको ड्राउजीनेस हो रही, कन्फ्यूज़न हो रहा, गिर भी गया है। क्यों? क्योंकि या तो लाइट आ गई है उसके पास, शाइनिंग या कुछ हो गया है तो उसके कारण वो गिर रहा है, तो वो क्या है यहाँ पर? सन डाउनर सिंड्रोम। क्या होगा? सन डाउनर सिंड्रोम। जैसे जैसे इवनिंग आने वाली हो उस टाइम से लेकर रात तक, लेट आफ्टरनून से लेकर रात तक, यदि किसी पर्सन को, डिमेंशिया वाले पर्सन को अचानक से कुछ लाइट वगैरह दिख जाए तो उस टाइम पर इतने हड़बड़ा जाएंगे कि वो गिर भी सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन, in a person has thought impulses of image that cause marked anxiety resulting in repetitive behavior or mental acts that attempts to neutralize this anxiety। किसी किसी लोगों में एक तरीके के थॉट आएंगे। थॉट आने का मतलब कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं मन में, उनके मन में ऐसी इमेजेस चल रही हैं जिसके कारण उनको एंजाइटी हो रही है, डर लग रहा, तो उस टाइम क्या करेंगे? बार बार उस चीज़ को करना भी स्टार्ट कर देंगे। थॉट्स आ रहे मतलब ऑब्सेशन आ रहा है, लेकिन आप रिपीटेटिव वही काम कर रहे हैं अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, एंजाइटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है आपका ऑब्सेशन, कंपल्सिव एक्ट होगा, ओसीडी होगा कि एंजाइटी होगी, क्योंकि यहाँ पे थॉट भी आ रहे हैं तो ये तो आपका क्या हो गया? ऑब्सेशन हो गया। क्लियर? लेकिन आप बार बार वो काम भी करने लगे हैं तो वो आपका कंपल्सिव हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा? ओसीडी। ओसीडी वाले पेशेंट को जैसे लगेगा हाथ उसके गंदे हैं तो वो उसके मन में यार हाथ गंदे हैं, मतलब वो उसके थॉट्स हैं, ऑब्सेशन है।
बार बार जाके वो हैंड वॉश करेगा डिटॉल से, तो वो उसके क्या हो गए, कंपल्सिव हो गए। जिस चीज़ के कारण उसके माइंड में क्या लग रहा कि चलो ठीक है, लेकिन जब वही चीज़ वो बार बार रिपीट करेगा तो वो कहलाता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस फीलिंग ऑफ नर्स that are signaled by an overly strong emotional reaction to a patient are collectively known as। तो यहाँ पर कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस फीलिंग है किसी नर्स की कि मरीज के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशन आ रहा है नर्स के लिए कि मरीज को क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरीके से वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो क्या ट्रांसफेरेंस है, काउंटर ट्रांसफरेंस या फिर बाउंड्री वायलेशन क्या कहलाएगा? यदि किसी नर्स को लगता है कि पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हुई है, उसको स्ट्रॉन्ग कॉन्शियस भी है और अनकॉन्शियस माइंड में जो फीलिंग्स आ रही हैं एक नर्स को अपने पेशेंट को लेके, अब वो चीज़ें अच्छे वे में भी हो सकती हैं और नेगेटिव वे में भी हो सकती हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है काउंटर ट्रांसफरेंस। हमेशा 2 पॉइंट याद रखें, जब पेशेंट को नर्स से, यहाँ पर देखिए, पेशेंट को फील हो कि नर्स उसको प्रॉब्लम कर सकती है या नर्स से उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो पेशेंट टू नर्स के लिए जब कुछ इस तरीके की कॉन्शियस अनकॉन्शियस फीलिंग आए तो वो कहलाता है क्या? ट्रांसफेरेंस। याद रखिए यहाँ पर नर्स टू पेशेंट की बात की जा रही है। क्या है? नर्स टू पेशेंट के बारे में बात की जा रही है। तो नर्स टू पेशेंट है तो काउंटर ट्रांसफेरेंस, और पेशेंट टू नर्स है तो ट्रांसफेरेंस। दोनों टर्म याद रखना है। तो यहाँ पर ये देखिए, ट्रांसफेरेंस का मतलब होगा कॉन्शियस और अनकॉन्शियस रिस्पॉन्स, जो इफेक्टिव नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। किसमें? ऑफ द पेशेंट टू द थेरेपिस्ट, मतलब पेशेंट से नर्स या मरीज, सॉरी, पेशेंट से नर्स हो सकती, डॉक्टर हो सकती, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, मतलब पेशेंट टू केयर गिवर हो जाए वो होगा। काउंटर ट्रांसफेरेंस में केयर गिवर टू पेशेंट हो गया या फिर थेरापिस्ट टू पेशेंट और नर्स टू पेशेंट। आपको टर्म समझ में आ गया हो। यदि आपको कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों चीज़ें आती हैं, रिस्पॉन्ड आप करते हैं अपने पेशेंट को लेके, तो वो आपका क्या है? काउंटर ट्रांसफेरेंस है, मतलब पेशेंट से, सॉरी, थेरापिस्ट से पेशेंट, एज अ नर्स टू पेशेंट। लेकिन आपके पेशेंट को आपके बारे में, आपका पेशेंट आपको रिस्पॉन्ड करता है आपको लेके, तो वो क्या होगा यहाँ पर? ट्रांसफेरेंस। नेक्स्ट वन इज इन डिफेंस मैकेनिज्म, शिफ्ट ऑफ इमोशन फ्रॉम वन पर्सन और ऑब्जेक्ट टू अनदर, यूजुअली न्यूट्रल और लेस डेंजरस पर्सन और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें आपके जो इमोशन है एक पर्सन से दूसरे पर या किसी ऑब्जेक्ट पर आप क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करते हैं। तो क्या? आइसोलेशन, डिसलोकेशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर डिनाइल, जो चीज़ न्यूट्रलाइज भी हो सकती है और कम डेंजर भी होगी, तो क्या होगा? तो जो पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर आपने उस चीज़ को, इमोशन को शिफ्ट करने की कोशिश की, तो वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, मतलब दूसरी जगह आपने उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया एक तरीके से, तो क्या को? डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर आपको जो लिस्ट दी गई है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज यू विश। डिफेंस मैकेनिज्म एग्जाम में आपको आती है रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब एक तरीके से किसी को डरा धमकाना, क्या? डराना धमकाना। प्रोजेक्शन मतलब आपके मन में जो कॉन्फ्लिक्टेड थॉट्स हैं या फीलिंग है किसी और लोगों को लेके, वो हो गई। डिनाई मतलब आप रिफ्यूज़ कर रहे हैं, क्या है? रिफ्यूज़ कर रहे हैं। रिग्रेशन मतलब आपको बाद में उस चीज़ का पछतावा होना कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ये काम क्यों नहीं किया। अब आपका आता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब आप अपनी चीज़ें किसी दूसरे के ऊपर वो कर रहे हैं, तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर उतना तो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म आपको नहीं एक्सप्लेन की क्योंकि आगे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको जो डिफेंस मैकेनिज्म है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके की पढ़ लेनी है। एग्जाम में आपको मोस्टली रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, डिनाइल, डिस्प्लेसमेंट है जो पूछी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है बॉडीली सेंसेशन स्पेशली सेंसरी सिम्टम्स एक्सपीरियंस्ड एज इम्पोज्ड ऑन द बॉडी बाय सम एक्सटर्नल फोर्स आर कॉल्ड। तो बॉडीली सेंसेशन फील कर रहे हैं, जो सेंसरी सिम्टम्स भी हो सकते हैं आपको कि आपकी बॉडी पर कुछ है जो फोर्स लग रहा है, बट वैसा है नहीं, वो क्या है? डिल्यूजन ऑफ परसेप्शन, विजारे डिल्यूजन, सोमेटिक पैसिविटी या फिर इल्यूजन। क्या कहलाएगा? आपको लगेगा कि आपको कोई धक्का देने वाला है,
आपको लग रहा है कि कोई आपको धक्का देने वाला, और स्ट्रांगली आपको लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू आपकी बॉडी पे ये चीज़ फील हो रही है, आपकी बॉडी पे, मतलब बॉडी मतलब सोमेटिक बॉडी आपकी। मेंटल बात करें मतलब दिमाग में थॉट्स बस आ रहे हैं, लेकिन आपको जब अपनी बॉडी पे कुछ ऐसा फील हो कि ऐसा हो रहा है, तो हमेशा कहलाती है सोमेटिक पैसिविटी। क्या है वो? कहलाती है सोमेटिक पैसिविटी। सोमेटिक पैसिविटी का मतलब है कि बॉडीली सेंसेशन, मतलब आपको फील हो रहा है कि कोई आपको धक्का दे रहा है, बाहर से कोई आपको पुश करने की कोशिश कर रहा है, आपको कोई गला दबाने की कोशिश कर रहा है। ये सब थॉट आते हैं जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब इलॉजिकल थिंकिंग टाइप से आपके माइंड में चलती रहेंगी। अब आता है थॉट ब्रॉडकास्टिंग, मतलब आपका दिमाग एक जगह से दूसरी जगह जो दौड़ेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। थॉट इंसर्शन मतलब आपको लगेगा कि कोई एविल स्पिरिट आपके अंदर आपको अलग अलग चीज़ें हैं जो इंसर्ट कर रही है। अब यहाँ पर ये देखिए डिल्यूजन, यदि डिल्यूजन, इल्यूजन और हेलुसिनेशन ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, तो ग्रैंडियोस मतलब कि ग्रैंडियोस का मतलब होगा कि इरेशनल आइडिया अपने आप को लेके कि नहीं मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, क्या हूँ मैं? प्रधानमंत्री हूँ। इस तरीके के आइडियाज़ आपके माइंड में आना है। देखिए यहाँ पर दिए हैं डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी मतलब फॉल्स फिक्स्ड बिलीव दैट ही इज़ अ पावरफुल पर्सन एंड मोर इम्पोर्टेंट पर्सन। और ये डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी के थॉट्स आते हैं मैनिया वालों में। किसमें? मैनिया वाले होते हैं, वो अपने आप को कहीं का प्राइम मिनिस्टर या कहीं का भगवान भी मान लेते हैं। परसिक्यूशन मतलब पेशेंट को बिलीव होता है कि उसको कोई हार्म पहुंचाने वाला हो। क्या है? कोई हार्म पहुंचाने वाला हो। और पैरानॉइड सीजोफेनिया वाले में देखने को मिले। ये पॉइंट आपको याद रखना है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी पूछे कॉमनली देखने को मिलता है मैनिया वालों में। यदि डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन मतलब कोई हार्म पहुंचाने वाला है, आपको इस तरीके के थॉट्स आना माइंड में, वो पैरानॉइड सीजोफेनिया मतलब जो शकीले टाइप के वो उनके लिए। डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस में किसी को लगेगा कि लेट से मैं और आप बात कर रहे हैं, बट जो आपका सामने थर्ड पर्सन है उसको लगेगा कि ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, वो होगा डिल्यूजन ऑफ प्रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल पेशेंट को बिलीव हो जाएगा कि उसको कोई भगवान या कोई एविल स्पिरिट या भूत प्रेत उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट मतलब अंदर से एक तरीके से गिल्ट फील होना कि नहीं ये सब मेरे कारण हुआ है, तो वो होता है जनरली डिप्रेशन वाले में। एक्यूसेशन मतलब अपने आप के ऊपर बिलीव करना कि जो कुछ भी हो रहा है उन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ और ना कोई जिम्मेदार है, तो वो होगा आपका एक्यूसेशन, एक तरीके से आरोप लगाने वाला, गिल्ट करने वाला। पॉवर्टी वाला डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी मतलब आपको वर्थलेसनेस समझने वाला, ये भी डिप्रेशन में है। डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, निहिलिज्म का मतलब कि कोई चीज़ है ही नहीं, मतलब एक तरीके से नथिंग इज इन एग्जिस्टेंस मतलब कुछ चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, ना माँ होते ना बाप होते ना प्यार होता ना बच्चे होते, कुछ नहीं होता। क्या निहिलिज्म है। जेलसी मतलब एक तरीके की जलन होना। और ये है जो डिल्यूजन ऑफ जेलसी और जो पैरानॉइड वाले पर्सनालिटी वाले होते हैं इनमें कॉमन देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोमेटिक सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। सोमेटिक फिर बात करी गई है सोमेटिक की, मतलब बॉडी से रिलेट करती, कौन सा सोमेटिक सिम्टम नहीं है डिप्रेशन का? डिक्रीज इन एपिटाइट, डायर्नल वेरिएशन, मार्क्ड होपलेसनेस या फिर अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग। तो सोमेटिक सिम्टम नहीं है, सोमेटिक सिम्टम नहीं है मतलब एपिटाइट कम हो रही मतलब आपकी बॉडी ही डिस्टर्ब होगी यहाँ पर, होपलेसनेस फील कर रहे हैं आप, या फिर अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो रही है, डायर्नल वेरिएशन हो रहा है। तो सोमेटिक की बात की गई है तो आप खाना नहीं खाएंगे। डायर्नल वेरिएशन का मतलब दिन रात के बारे में आपको उतना है जो नहीं रहेगा, रात हो गई दिन हो गई कब सो रहे उठ रहे वो हो जाएगा आपका डायर्नल वेरिएशन में। अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग मतलब बहुत सुबह सुबह 3-4 बजे से उठ जाना, तो ये सब क्या है सोमेटिक सिम्टम है डिप्रेशन वालों के। लेकिन होपलेसनेस, यहाँ पर होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड वर्थलेसनेस, ये तीनों चीज़ें किस में आएंगी आपकी? होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस और वर्थलेसनेस से फील करना आपकी मेंटल है। यहाँ पर क्या है आपकी मेंटल है, लेकिन यहाँ पर सोमेटिक में नहीं होंगी। क्लियर?
नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायोरिटी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर पेशेंट विद डायग्नोस्ड एक्यूट मैनिया विथ हाइपर एक्टिविटी सिम्टम। यहाँ पे देखिए बात की गई है पेशेंट किसका है, एक्यूट मैनिया का मरीज है लेकिन हाइपर एक्टिव सिम्टम है। मैनिया वालों में, मैनिया वाले कभी भी शांत नहीं बैठते हैं, खुद को हार्म तो पहुंचा ही सकते, साथ में दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं मैनिया वाले। तो हाईएस्ट नर्सिंग प्रायोरिटी आपकी क्या होगी, डायग्नोस करते, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं जब आप पेशेंट आपका एक्यूट मैनिया विथ हाइपर एक्टिविटी सिम्टम्स प्रेजेंट कर रहा है, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन, इम्पेयर्ड सोशल इंटरेक्शन, हाई रिस्क फॉर इंजरी या फिर सेल्फ स्टीम डिस्टर्बेंस। तो मरीज का न्यूट्रिशन, सोशल इंटरेक्शन, सेल्फ स्टीम तब आप बचाएंगे जब मरीज खुद बचेगा मैनिया वाला या दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। तो यहाँ पर इंजरी, जैसा मैंने आपसे सबसे पहले कहा, मैनिया वाले खुद को तो हार्म कर सकते, साथ में दूसरों को भी चोट पहुंचा सकते हैं। तो मैनिया वाले के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें यहाँ पर आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे आएगी, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आपको हमेशा क्या करना है, इंजरी, हाई रिस्क फॉर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होंगे मैनिया वाले पर्सन में। आपने बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा होगा जिसमें मैनिया और डिप्रेशन एक ही पर्सन को, बाइपोलर डिसऑर्डर पढ़ा होगा, मैनिया प्लस डिप्रेशन एक ही पर्सन को बट दो अलग अलग टाइम में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि एक मरीज कुछ टाइम पहले बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ मचा रहा हो, हंस रहा हो, खेल कूद रहा हो, खा रहा हो, मैनिक स्टेट में है, लेकिन दूसरे ही दिन या कुछ समय के बाद वो शांत सुप्त हो जाए, वो कहलाते हैं बाइपोलर वाले। एक सिंगल पर्सन में मैनिया और डिप्रेशन दो अलग अलग टाइम पे देखने को मिले तो वो क्या है, बाइपोलर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी, हाई रिस्क फॉर इंजरी। अभी देखिए जो यहाँ पर मैनिया वाले पर्सन के एलिवेटेड मूड के 4 सिम्टम होते हैं, यूफोरिया, एलेशन, एक्सल्टेशन और एक्सटेसी। ये 4 एग्जाम में आपको बहुत आते हैं। यदि मैनिया एपिसोड वाला पेशेंट है, सीवियरिटी ऑफ मैनिक एपिसोड है, मूड एलिवेटेड रहता ही रहता है। तो यूफोरिया होती है जिसमें पहली स्टेज होती है इंक्रीज्ड सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड हैप्पीनेस नॉट इन विथ ऑनगोइंग इवेंट्स। तो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, यूफोरिया। दूसरे में मूड है जो बहुत ज़्यादा एलेट होगा, साइकोमोटर एक्टिविटी बढ़, पहले में इतना ज़्यादा खुश होगा, दूसरे में फिजिकली भी वो चटकून करने लगेगा। एक्सल्टेशन मतलब इंटेंस लेसन ऑफ मूड विथ डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। मूड तो हाई पहले से ही था, भाई साहब के हाथ पैर भी चलने लगे बहुत ज़्यादा, तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। चौथी स्टेज होगी सीवियर रिलेशन ऑफ मूड, इंटेंस सेंस ऑफ रैप्चर और ब्लिसफुलनेस सीन इन डेलीरियस और स्टूप्रस मैनिया। मतलब जब ये चारों चीज़ें मिलके मूड हाई हो, दिमाग के साथ साथ हाथ पैर भी, दोनों चारों चीज़ें अलग अलग तरीके से चलें, तो क्या होंगी यहाँ पर स्टेज। यूफोरिया फर्स्ट है, एलेशन सेकंड है, तीसरी एक्सल्टेशन और चौथी एक्सटेसी। ये देखिए मैनिया और डिप्रेशन, जैसा मैंने कहा कि जब एक पर्सन को दोनों चीज़ें हों अलग अलग टाइम पर तो वो बाइपोलर है। डिप्रेशन वाले आसपास, मैंने शुरुआत में ही बताया कि हर 8 में से एक आदमी को मेंटल हेल्थ की समस्या होती है, जिसमें से एंजाइटी और डिप्रेशन सबसे कॉमन है। तो यदि डिप्रेशन वाला पेशेंट है, क्या है, यदि डिप्रेशन वाला मरीज है तो दुखी होगा, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होगा, खाएगा पिएगा नहीं, सोएगा नहीं, हमेशा गिल्ट से भरा होगा और सुसाइडल आइडिया आते रहेंगे। डिप्रेशन वाले पेशेंट को यदि बचाना है हमें, तो सुसाइडल थॉट्स उसके मन में आते हैं, तो उस चीज़ से प्रिवेंट करना है। मैनिया वाला हमेशा हाई मूड में रहेगा, सेल्फ स्टीम है जो हाई ही रहेगी, और सोएगा तो है ही नहीं, डिस्ट्रैक्ट रहेगा, फिजिकल मेंटल दोनों एक्टिविटी बढ़ी हुई रहेंगी। और यहाँ पर उसकी स्पीच की बात करें हम, तो उसके मन में ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी, वो प्रेजेंट भी करेगा, उस चीज़ को मन में अंदर दबा के नहीं रखेगा, डिप्रेशन वाले करते हैं। अब यहाँ पर जो बेसिक मेडिकेशन यूज़ होती हैं मैनिया वाले में, वो देखिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में आता है आपका लिथियम, वालप्रोएट, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम सिट्रेट। लिथियम की यदि टॉक्सिसिटी हो जाए पेशेंट में, यदि मैनिया के मरीज में, लिथियम थेरेपी है जो फर्स्ट लाइन ड्रग के तौर पे यूज़ की जाती है, वालप्रोइक एसिड और लिथियम। तो यहाँ पर यदि लिथियम की हाइपर टॉक्सिसिटी हो या ओवरडोज हो तो मरीज के लिए सीरम, यदि
नहीं भी है तो भी पेशेंट यदि लिथियम ले रहा है तो उसके ब्लड सीरम चेक करवाते रहना होता है कि इसको टॉक्सिसिटी डेवलप तो नहीं हो रही है। और जो अदर ड्रग भी दी जाती हैं इसमें, तो फर्स्ट लाइन ड्रग तो हमेशा होती हैं लिथियम और वालप्रोइक एसिड। एंटी कन्वल्सेंट भी दिए जाते हैं, कार्बामाज़ेपाइन दिया जाता है और हेलोपेरिडोल भी यूज़ किया। ओलेंजापाइन, हेलोपेरिडोल और एस्पेरिडोन, ये मेडिकेशन मेनिया वाले पेशेंट में कॉमनली यूज़ की जाती हैं। लेकिन फर्स्ट लाइन पूछे तो हमेशा यदि आपके सामने ऑप्शन में वालप्रोइक एसिड या फिर लिथियम, इन दो में से एक है तो आप उसको मार्क कर दीजिए। और यदि लिथियम और वालप्रोइक एसिड दोनों है तो आप लिथियम को मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ सीजोफेनिया इंक्लूड, तो इनमें से सीजोफेनिया वाले पेशेंट के क्या लक्षण हैं? हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, कंफ्यूज थॉट्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सीजोफेनिया है जो कॉमनली एज्ड पर्सन में देखने को मिलता है और यदि ये एक बार हो गया तो इसको ट्रीट करना है जो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके जो पॉजिटिव साइन है तो फिर भी ठीक है, यदि नेगेटिव साइन मरीज में देखने लगे तो ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सभी चीज़ें, हेल्यूसिनेशन होगा, डिल्यूजन होगा, थॉट भी कंफ्यूज्ड होंगे, मतलब क्या है यहाँ पर सब कुछ। अब देखिए एग्जाम में जनरली ब्यूलर के जो 4A हैं, ब्यूलर के 4A हैं, सिम्टम है एक तरीके से डायग्नोस करने के लिए सीजोफेनिया में, वो होता है पहला है अफेक्टिव ब्लंटिंग, दूसरा एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, तीसरा ऑटिज्म और चौथा एम्बिवेलेंस। ये चारों हैं जो चारों सिम्टम प्राइमरी सिम्टम 4A ब्यूलर सिम्टम है किसके? सीजोफेनिया के। अदर में आपका हेल्यूसिनेशन होगा, डेल्यूशन होगा, साथ में है जो सेकेंड और अदर चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, बट प्राइमरी में चार चीज़ें होंगी, अफेक्टिव ब्लंटिंग, एसोसिएशन डिस्टर्बेंस, ऑटिज्म और एम्बिवेलेंस। हम टाइप ऑफ सीजोफेनिया की बात करें, अलग अलग टाइप के सीजोफेनिया होते हैं, तो मेनली जो कितने होते हैं 5 टाइप के। पैरानॉइड सीजोफेनिया मतलब कि शकीले टाइप का पर्सन को हमेशा लगेगा, डिल्यूजन एंड ऑडियोसिटी, हेल्यूसिनेशन बट रिलेटिवली नॉर्मल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्ट। तो यहाँ पर पैरानॉइड सीजोफेनिया में होगा क्या कि मरीज को हमेशा शक रहेगा कि उसके खाने में किसी ने जहर मिला के दे दिया, उसकी मेडिकेशन में किसी ने पॉइजन ऐड कर दिया, वो मुझे हार्म पहुँचाना चाहता है। तो ये क्या है? पैरानॉइड। डिसऑर्गेनाइज्ड में क्या रहेगा? मरीज की स्पीच और बिहेवियर दोनों चीज़ें क्या रहेंगी? डिस्टर्ब रहेंगी, समझना मुश्किल होगा। कैटाटोनिक में बॉडी के मूवमेंट्स, जब टॉनिक जुड़ जाए मतलब मूवमेंट की बात की जा रही है, कैटाटोनिक में बॉडी ले जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब होंगे। अनडिफरेंशिएट में मतलब जो पैरानॉइड है, डिसऑर्गेनाइज्ड है, कैटाटोनिक है या हाइब्रिफ्रेनिक है, कौन सा सीजोफेनिया है वो समझ में नहीं आएगा। रेसिडुअल कुछ पास्ट हिस्ट्री के थ्रू है, जो आप यदि सीजोफेनिया के प्रीवियस एपिसोड्स आए हैं, सिम्टम आए उसके बेस पे कंफर्म करते हैं तो वो हो गया। हैब्रिफ्रेनिक भी होता है। पैरानॉइड सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है क्योंकि इस तरीके के पेशेंट को ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रेफर्ड प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर पेशेंट ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक। तो आई होप सो कि आपको सीजोफेनिया के बारे में समझ में आ गया हो। फिर यहाँ पर आपका कि कौन सा प्रायोरिटी एज अ नर्सिंग प्रायोरिटी नहीं होगी जो पैनिक अटैक वाले पेशेंट के लिए ज़रूरी है। पैनिक अटैक आया है किसी मरीज को, क्या नहीं करना है आपको? टॉक टू पेशेंट इन अ काम एंड रीअश्योरिंग वॉइस, प्रोवाइड अ सेफ एंड प्राइवेट प्लेस फॉर द पेशेंट, टीच द पेशेंट अबाउट कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक्स या फिर स्टे विद पेशेंट इन अ काम एंड नॉन थ्रेटनिंग वे। लेट्स से किसी को पैनिक अटैक आ जाए, बहुत सारे लोगों को कभी कभी कुछ ऐसे लाइफ में कुछ ऐसे मोड आते हैं, ऐसा टाइम आता है कि मरीज़ है जो पैनिक हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको क्या नहीं करना है? पहली चीज़, डांटना धमकाना तो बिल्कुल भी नहीं, उससे प्यार से बात कीजिए, उसको शांत करने की कोशिश कीजिए। दूसरी चीज़, यदि उसकी सेफ्टी पे बात आती है तो उस चीज़ को आप प्रायोरिटी रखेंगे, उसको कामली बिना डराए धमकाए इस चीज़ को, ज़्यादा आपको कुछ नहीं समझाना है। मरीज की कोई सर्जरी वगैरह होनी, उसको पैनिक अटैक आ रहा, आप उस सर्जरी के बारे में बोलेंगे बेचारा और डर के भाग लेगा, तो वो काम आपको नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका वही है, टीच द पेशेंट अबाउट कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग टेक्निक। ये तो आप बाद में पहले मरीज को शांत तो कर लीजिए। तो यहाँ पर पैनिक अटैक यदि किसी को आता है तो उसको शांति से समझाना है बिठा के,
उसकी जो सेफ्टी है उस पर भी फोकस करना है कि कहीं से वो गिर पड़ ना जाए या उसको कुछ चोट ना लग जाए। और डराना धमकाना नहीं है, शांति से उसको चीज़ें समझानी है। बट जो नहीं करना है आपको क्या, इन इंट्राथेकल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अ ड्रग थ्रू द, तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं यहाँ पे ड्रग कहाँ पे दी जाती है, सुपरफिशियल वेन में, कार्डियक एरिया में, नी में या फिर स्पाइन में। तो जो इंट्राथीकल इंजेक्शन होते हैं इसमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है स्पाइन में। कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी में जिसको हम कहेंगे, तो स्पाइन में इंट्राथीकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब डायरेक्टली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपको कोई भी मेडिसिन भेजनी हो। तो क्या कहलाते हैं, इंट्राथीकल इंजेक्शन है, कहाँ पे लगाए जाते हैं, स्पाइन में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। नॉक्चुरल एन्यूरेसिस का मतलब क्या है, रात में बेड वेटिंग करना, बिस्तर में सुसु करना। तो इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, इमिप्रामाइन, ट्राजोडोन, क्लोरमफेनाजिन या फिर सर्ट्रेलिन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है वो कौन सी है, तो इमिप्रामाइन एज एन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज़ किया जाता है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको बच्चा 3 साल का है आप उसको दवाई देना स्टार्ट कर दें या फिर कुछ रीज़न से। तो यहाँ पर जो जनरली बेड वेटिंग बच्चों में 6 ईयर के बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है, बहुत ही रेयरली करेंगे बिस्तर में सूसू। लेकिन यहाँ पर इन केस बच्चे में कुछ और प्रॉब्लम है तब डॉक्टर इमिप्रामाइन प्रिस्क्राइब करेगा। इमिप्रामाइन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज़ है जो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपकी ड्रग इमिप्रामाइन, जो कि जनरली डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है। लेकिन जब एंजाइटी हो, पैनिक डिसऑर्डर हो, तब इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसका एज ए ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछते हैं कि कौन सी मेडिसिन बेड वेटिंग के लिए यूज़ की जाएगी, तो वो होगी इमिप्रामाइन। ब्रांड नेम टोफ्रानिल के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज, what should you monitor when a patient taking high dose of acetaminophen over a prolonged period? यदि पर्सन लंबे टाइम तक एसिटामिनोफेन ले रहा है तो आप उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे, पीटी टाइम, जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन की लिवर फंक्शन। तो यहाँ पर एसिटामिनोफेन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, आपकी जो डोलो के नाम से आप खाते हैं। तो यदि आप लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका लिवर फंक्शन एलएफटी है जो चेक किया जाएगा, क्योंकि जो डोलो है या फिर आपकी एसिटामिनोफेन हो गई, मेफ्टॉल हो गई या फिर पैरासीटामोल हो गई, ये क्या करती हैं, लिवर को डैमेज करने का काम भी कर सकती हैं, क्योंकि ये जो मेडिकेशन है सीधा लिवर के थ्रू ही आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होंगी। इसीलिए जब आप डोलो भी खाते हैं तो एटलीस्ट आपको कहा जाता है कि 5 से 6 घंटे का गैप दे के लीजिए। इवन इनकेस बच्चों में जो मेडिकेशन दी जाती है, आपने देखा होगा जो बच्चों में मेडिकेशन देते हैं हम जिसमें पैरासीटामोल कंटेंट रहता है, उसमें लिखा होता है कि एवरी 6 आवर के बाद और ओनली 24 आवर में 4 डोज ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, अदरवाइज लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये जो एसिटामिनोफेन है, डोलो हो गई, आपकी पैरासीटामोल हो गई, लिवर को डैमेज करने का काम कर सकती है, इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज, रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स इन नोड्स आर फाउंड इन। जो रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स नोड्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, ल्यूकेमिया में, हॉकिंस लिम्फोमा में, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा में कि मल्टीपल माइलोमा में। तो यहाँ पर कहा है रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स जो नोड्स टाइप से पाए जाते हैं हॉकिंस लिम्फोमा में। किसमें, हॉकिंस लिम्फोमा में। इनका दूसरा नाम है लेक्यूलर हिस्टोसाइट्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्टिव जायंट सेल्स होगी, जो कि यहाँ पर पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलेंगी। और ये बी लिम्फोसाइट का ड्राइव्ड फॉर्म भी है। इनकी जो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट सेल हैं वो तो बी सेल्स होंगी, बी लिम्फोसाइट्स होंगी, लेकिन जो रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स हैं बनती किस में है, जिस पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा हुआ हो। होता है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करने लगती है। कब होगा, जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर ही हम जिसको कहेंगे, तो इसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या करेगी, बहुत ज़्यादा जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका प्रोडक्शन करेगी, जो कि बी सेल्स हैं।
तो हॉकिंस लिम्फोमा में रीड स्टेनबर्ग लिम्फोसाइट्स बनने लगती हैं, जिनको रीड स्टेनबर्ग सेल्स या फिर नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज Which nursing intervention is appropriate to prevent pulmonary embolus in a patient who is prescribed bed rest? यदि जिस मरीज को बेड रेस्ट के लिए कहा गया है तो उसके लिए आप कौन सा इंटरवेंशन या फिर कौन सा उपाय बताएंगे जिससे उसमें पल्मोनरी एम्बुलेंस डेवलप ना हो पाए। लिमिट द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक, इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, यूज द नी गैच व्हेन द क्लाइंट इज इन बेड या फिर टीच द पेशेंट टू मूव लेग्स इन बेड। यदि किसी को बेड रेस्ट दिया गया है, कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है, मान लीजिए किसी को चल फिर नहीं सकता है, तो ऐसे केस में आप एज ए नर्स क्या कर सकते हैं? आप ऐसे केस में उस पेशेंट को, ताकि पल्मोनरी एम्बुलेंस में डेवलप ना हो, उसके लिए आप उसको क्या टीच कर सकते हैं कि आप अपने पैर चलाइए ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो और एम्बुलेंस का फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज डेलीरियम ट्रिमर्स इज अ विड्रॉवल सिम्टम ऑफ। तो डेलीरियम ट्रिमर्स किसके विड्रॉवल सिम्टम है? ओपियोइड्स के, एल्कोहलिज्म के, कैनाबीस के कि कोकीन के? डेलीरियम ट्रिमर्स आपने नाम सुना होगा, ये है सिम्टम, विड्रॉवल सिम्टम हम जिसको कहेंगे, मतलब कोई भी चीज़ खाने के बाद उसको छोड़ दो तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ सिम्टम शो करेगी, वो कहलाता है विड्रॉवल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर विड्रॉवल सिम्टम है अल्कोहल का, कि आपने बहुत ज़्यादा शराब पी लेकिन अचानक से आपके घर वालों ने लड़के मारपीट करके या तो आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया या फिर शराब छुड़वा दी, तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम शो करेगी, तो वो क्या कहलाएगा? विड्रॉवल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर्स देखने को मिलता है किसमें? सीवियर अल्कोहल वाले मरीज में, जैसे कि उसके हाथ पैर का कांपना, कन्फ्यूज़न होना, उसको हेल्यूसिनेशन होना। डेलीरियम ट्रिमर्स में ये तो जनरली जब होते हैं कि आपने 2 से 5 दिन हो गए आपको लास्ट ड्रिंक किए हुए, देन आफ्टर आपको अचानक से मन हो रहा है कि शराब पीना है लेकिन नहीं मिलती है उस टाइम पे शराब, तो आपकी बॉडी जो हाथ पैर कपेंगे, आपके हाई बीपी होगा, फीवर होगा, हेल्यूसिनेशन होंगे, तो ये सब क्या है यहाँ पे? विड्रॉवल सिम्टम हो गए। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें डिटरेंट एजेंट पूछा गया था एल्कोहलिज्म का OSSC में, तो आपको उसका नाम है जो याद रखना है, डाइसल्फाम। नेक्स्ट वन इज a chronic alcoholic patient blames his family environment for his alcoholism. Which of the following defense mechanism was used for patient? एक मरीज है, एक पेशेंट है, लंबे टाइम से शराब पीता है, लेकिन वो अपनी शराब पीने की आदत के लिए अपनी फैमिली को या फिर अपनी वाइफ या फिर बच्चों को रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो ये क्या है? प्रोजेक्शन है, सब्लिमेशन है, डिलाइन है कि रेशनलाइजेशन है? तो ये जो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही है, ये कहलाएगी प्रोजेक्शन। अपनी चीज़ किसी और पे, अपना ब्लेम किसी और पे डालना, तो क्या? प्रोजेक्शन। डिनाइल का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो। नेक्स्ट वन इज कन्फर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा? HCG हार्मोन, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर पाल्पेशन। तो कंफर्म करना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर सिंगल प्रेगनेंसी है, सिंगलेटन प्रेगनेंसी है, कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासोनोग्राफी से, जो कि क्लियर कट रिजल्ट बताएगी। HCG सिंगल टोन में भी रिलीज होगा और मल्टीपल में भी होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन भी होगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी से बेस्ट तरीके से पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। यदि अपेंडिक्स में परफोरेशन होता है तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा? बात की जा रही है अपेंडिक्स में परफोरेशन के बाद, तो वो होगा पेरिटोनाइटिस। जो पेरिटोनियम कैविटी है तो वहाँ पे क्या होगा? पस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पेरिटोनाइटिस। अपेंडिसाइटिस में जो अपेंडिक्स जब बस्ट होगी आपके लाइनिंग ऑफ योर एब्डोमेन में, पेरिटोनियम में, तो इसमें कुछ बैक्टीरिया भी होंगे और ये बैक्टीरिया जो पेरिटोनियम लेयर है उसको भी अफेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंटरनल ऑर्गन डैमेज होने के साथ साथ जो पेरिटोनियम कैविटी है
पेरिटोनियम कैविटी में जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन होते हैं उन सभी को अफेक्ट करने का काम करेगा। और इन्फेक्शन, यदि अपेंडिसाइटिस का इन्फेक्शन पूरे जो बैक्टीरिया हैं पूरे में फैलते हैं तो क्या कॉज करेंगे, पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट वन इज आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विच कैन्यूला इज यूज्ड फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट इन कैजुअलिटी फॉर एन एडल्ट पेशेंट। तो यदि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का मरीज है, कौन सा कैन्यूला यूज़ करेंगे आप उसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। कैजुअलिटी है ऑरेंज, पर्पल, ग्रीन या फिर ग्रे। तो यहाँ पे जो कैन्यूला यूज़ किया जाएगा वो होगा ग्रीन कलर का कैन्यूला। कौन सा, ग्रीन कलर का कैन्यूला। ग्रीन कलर के कैन्यूला से सबसे ज़्यादा फ्लो होता है जो कि 18 गॉस का होगा। इसमें सबसे ज़्यादा ये ट्रॉमा, सर्जरी, ट्रांसफ्यूजन हो उस केस में इसको मेनली यूज़ किया जाता है। और येलो कलर का होगा, जो येलो कलर का जनरली 24 गॉस का होगा। तो ये पीडियाट्रिक्स में या फिर जो एडल्ट्स होते हैं उनके लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन इज ब्रोंकियोलाइटिस इज मोर कॉमनली इन सीन विच एज ग्रुप। तो ब्रोंकियोलाइटिस किस एज ग्रुप के बच्चों में मेनली देखने को मिलेगी, 1 से 12 साल, 2 से 3 साल, लेस देन 2 ईयर या फिर ऑल द एज ग्रुप। तो यहाँ पर जो ब्रोंकियोलाइटिस में क्या होगा, जो आपकी ब्रोंकाई है वहाँ पे पूरा इन्फेक्शन होगा। तो अब वो इन्फेक्शन जनरली बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसको देखने में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर ब्रोंकियल रिएक्शन इन यंग चिल्ड्रन एंड इन्फेंट, तो ये क्या है, ब्रोंकियोलाइटिस है और जनरली वायरस के थ्रू होगा और मेनली बच्चों में होता है जिनकी उम्र 2 साल से कम हो उसमें। तो ब्रोंक्यूल्स है, ब्रोंकाई तो ये हो गए जब ट्रैकिया 2 पार्ट में डिवाइड होती है तो ये क्या होगा, यहाँ पर ब्रोंकाई हो गए। अब इसका जो है पूरा 2 पार्ट डिवाइड हुए तो इसके इन्फेक्शन को हम ब्रोंकाइटिस कहेंगे। लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस जो ब्रोंक्यूल्स है लंग्स के अंदर है इसमें इन्फेक्शन होता है वो कहलाएगा ब्रोंकियोलाइटिस। तो इन ब्रोंकियोलाइटिस में ब्रोंक्यूल्स जिसको हम कहते हैं, आइटिस जोड़ दिया तो इन्फेक्शन हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ब्रोंकियोलाइटिस। और इसका जो इन्फेक्शन है जनरली उन बच्चों को होगा जिनकी एज 2 साल से भी कम हो। नेक्स्ट वन इज which of the following immunization should be given to a child who is HIV positive and immune compromised। कौन सी वैक्सीन आप देंगे जिस बच्चे को HIV हो, HIV पॉजिटिव और इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज्ड हो मतलब वीक हो। MMR देंगे, OPV देंगे, IPV देंगे कि रोटा वायरस देंगे। जिस बच्चे का इम्यूनाइजेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा वीक हो, इम्यूनिटी क्या हो, कंप्रेस्ड हो, तो यहाँ पे आप जो वैक्सीन देंगे वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, IPV वैक्सीन, क्योंकि वेरिसेला एंड जूस्टर वैक्सीन है। जिस पर्सन की इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड मतलब बहुत ज़्यादा वीक हो उसमें हम नहीं दे सकते। यहाँ पर इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड पर्सन के लिए हम वेरिसेला और जूस्टर वैक्सीन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर जो वैक्सीन दे सकते हैं वो होगी IPV वैक्सीन। कौन सी, IPV वैक्सीन। कॉमनली यूज्ड नेम फॉर द डिसीज 100 डे कफ। 100 दिन की खांसी के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया गया है, कोलेरा, टीबी, पर्ट्यूसिस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कोलेरा के लिए तो राइस वाटर स्टूल के नाम से जो इसका क्लासिकल साइन है आपका। टीबी के लिए ट्यूबरक्लोसिस ही आप कहेंगे। पर्ट्यूसिस जिसको 100 दिन की खांसी या फिर गूफिंग कफ क्या है, यहाँ पर 100 दिन की खांसी है जिसमें बार्किंग कफ देखने को मिलेगी। बार्किंग मतलब जैसा कुत्ता भौंकता है उस तरीके की खांसी चलेगी तो कि 100 दिन तक चल सकती है, तो क्या है, पर्ट्यूसिस। बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस नाम के बैक्टीरिया से डिसीज होगी, इसमें 100 दिन की खांसी कहा जाएगा। इसमें नाक बहेगी, फीवर होगा, माइल्ड कफ होगा और ये कुछ ही दिनों में, कुछ ही वीक में सिम्टम अपने आप सबसाइड हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज हाउ मच अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड फ्लो पर मिनट थ्रू द प्लेसेंटा। कितना ब्लड फ्लो होगा प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा के थ्रू फीटल में 2000, 1500 या फिर 400। जो ब्लड फ्लो होगा फीटल से प्लेसेंटा से फीटल में वो होगा 500 ml। कितना, 500 ml। नेक्स्ट वन इज
मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर, तो इनमें सबसे कॉमन क्या देखने को मिलेगा? डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन या फिर पैरोनिया। सबसे कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर बताइए, सबसे कॉमन दिमाग की प्रॉब्लम यहाँ पे कौन सी है? साइकेट्रिक समस्या क्या है? तो वो कहलाएगी यहाँ पर क्या? डिप्रेशन। डिप्रेशन आप आजकल आए दिन हर एक पर्सन में देख सकते हैं। आजकल आप डिप्रेशन हर एक पर्सन में देख सकते हैं, कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ को लेके डिप्रेस्ड होता है, मतलब मूड चेंज रहेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं उसको कि सीधा जो मेडिकेशन एंटी डिप्रेसेंट देने की ज़रूरत है, लेकिन जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम है कॉमनली एज़ कम्पेयर टू आर डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया, पैरोनिया से कंपेयर करते हैं डिप्रेशन कॉमनली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग में आता है, कई बार आया हुआ है, और जो चारों ऑप्शन दिए हुए इनमें से भी इवन एग्जाम में क्वेश्चन आपको आता है। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हेन अ नर्स एंटर्स द पेशेंट रूम फॉर द एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, शी नोटिस दैट द पेशेंट फूड रिमेन्ड ऑन द टेबल, हेल्पिंग द पेशेंट इज प्रोवाइडिंग फूड एंड देन एडमिनिस्ट्रिंग द मेडिकेशन इज एन एक्ट ऑफ। तो यहाँ पर नर्स पेशेंट के रूम में एंटर होती है, देखती है उसको मेडिकेशन लगाना है नर्स के लिए, लेकिन नोटिस करती है कि पेशेंट का जो खाना है वो टेबल पर ही ज्यों का त्यों उसने कुछ भी नहीं खाया है। पेशेंट की हेल्प करेगी खाना खिलाने में, एंड देन आफ्टर फूड के बाद क्या करेंगे? यहाँ पे मेडिकेशन करेगी। तो ये क्या है? बेनिफिशियंस है, मालफिशियंस है, नॉन मालफिशियंस है कि अकाउंटेबिलिटी है? तो यहाँ पर तो सीधा सीधा से क्या है? बेनिफिशियंस है। क्या है? बेनिफिशियंस, क्योंकि वो हेल्प ही कर रही है। नॉन मालफिशियंस का मतलब इट मीन्स टू डू नो हार्म्स। क्या है? टू डू नो हार्म्स मतलब मालफिशियंस, सॉरी नॉन मालफिशियंस। और मालफिशियंस का मतलब है कि हार्म पहुंचाना। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आंसरेबल, कोई भी क्वेश्चन जवाब आपसे करता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना ड्यूरिंग योर प्रैक्टिस टाइम में। नॉन मालफिशियंस, नॉन जुड़ गया मतलब कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना, मालफिशियंस मतलब नुकसान पहुंचाना, बेनिफिशियंस मतलब आप उसकी हेल्प करते हैं। तो नेक्स्ट वन, व्हेन रिसीविंग हीमोडायलिसिस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रिमूवल ऑफ टू मच सोडियम में अकर, देयरफॉर द नर्स शुड असिस्ट द क्लाइंट फॉर। यदि हीमोडायलिसिस किया जा रहा है किसी पर्सन का, तो यदि सोडियम का लेवल है जो बहुत ज़्यादा रिमूव हो गया डायलिसिस के कारण, तो यहाँ पर आप क्या असिस्ट करेंगे? मसल क्रैम्प्स, चॉबस्टिक साइन, इंक्रीज टेम्परेचर या फिर नन ऑफ दी अबव। जब भी सोडियम का लेवल बहुत कम बचे आपकी बॉडी में, क्योंकि हीमोडायलिसिस के कारण ज़्यादा बाहर निकल गया है, तो यहाँ पर मसल क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, बीपी लो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी आप क्या कहेंगे? मसल क्रैम्प्स। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मसल क्रैम्प। नेक्स्ट वन इज अ मल्टीपैरस क्लाइंट टेल्स द नर्स दैट शी इज यूजिंग medroxyprogesterone, Depo-Provera for contraception. The nurse should instruct the client to increase her intake of the following. यदि कोई क्लाइंट है जो, यदि कोई मल्टीपैरस क्लाइंट है, कहता है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव के तौर, मल्टीपैरस का मतलब 2 से ज़्यादा प्रेगनेंसी डिलीवरी हो चुकी है, तो यहाँ पर मल्टीपैरस क्लाइंट कहती है कि वो डेपो-प्रोवेरा, जिसको हम अंतरा के नाम से जानते हैं, एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही है, एवरी 3 मंथ में अपना शॉट लगवा रही है, तो आप एज अ नर्स उसको खाने पीने में क्या ज़्यादा लेने के लिए कहेंगे? विटामिन सी, विटामिन ए, जिंक या फिर कैल्शियम। तो जब भी कोई भी वूमेन है जो डेपो-प्रोवेरा शॉट या फिर अंतरा लेती है, तो आप उसको एडवाइस करेंगे कि आप क्या लें अपनी डाइट में? कैल्शियम। कैल्शियम लेने के लिए ही क्यों बोलेंगे? क्योंकि जब आप कोई भी हॉर्मोन्स वाली इंजेक्टेबल हॉर्मोन्स आप इंजेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पर, तो आपकी बॉडी में जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एक टाइम के बाद। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? कैल्शियम रिच डाइट लीजिए ताकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस से प्रिवेंट किया जा सके। कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द मल्टीपैरस वुमेन बिकॉज शी यूज्ड डेपो-प्रोवेरा एंड बिकॉज देयर इज साइट इंक्रीज इन द रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस विद दिस मेडिकेशन। तो यहाँ पर आप यदि हार्मोनल मेडिकेशन लेते हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस रहेंगे, इसीलिए आप कैल्शियम लेने के लिए कहेंगे। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमनली परफॉर्म टेस्ट फॉर असेसिंग द एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म। एडिक्वेसी ऑफ स्पर्म का मतलब है कि स्पर्म फिट फैट है या नहीं। किससे पता चलेगा? स्पर्म की मोटिलिटी, स्पर्म मॉर्फोलॉजी, सीमेन वॉल्यूम या फिर स्पर्म काउंट। तो स्पर्म है जो
एडिक्वेसी प्रॉपर है या नहीं, तो किससे पता चलेगी? वो चलेगी आपको स्पर्म की मोटिलिटी से। किससे? स्पर्म की मोटिलिटी से। सीमेन वॉल्यूम से आपको स्पर्म के बारे में पता नहीं चलेगा, चलेगा पता, लेकिन आपको यहाँ पे सॉरी, जो सीमेन वॉल्यूम है उसमें आपको उतना एक्यूरेट पता नहीं चलेगा, लेकिन एडिक्वेट सी मतलब एक एक्यूरेट ट्रेंड पता चलेगी से स्पर्म की। किससे? स्पर्म की मोटिलिटी से। तो अकॉर्डिंग टू WHO के 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म होते हैं। 1 ml सीमेन कंटेन्स द 15 मिलियन स्पर्म, मतलब 1 ml सीमेन में 15 मिलियन स्पर्म तक रहेंगे। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन होता है वो ओनली एक ही स्पर्म करेगा, कभी कभी 2 स्पर्म है जो कर देंगे, तब ट्विन प्रेगनेंसी या फिर जाइगोटिक प्रेगनेंसी देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंजरी फ्रॉम ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा। तो यदि ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा होता है, सबसे कॉमन साइट कौन सी? अओर्टा, SBC, लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर कौन सा है जो कॉमन साइट है ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा के लिए? तो होता है राइट वेंट्रिकल। कौन सा? राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर राइट वेंट्रिकल टू द स्टर्नम, प्रॉक्सिमिटी होती है जो राइट वेंट्रिकल से स्टर्नम की, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लंट चेस्ट ट्रॉमा होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट, ऑल और दी फॉलोइंग आर ऑर्गेनिज्म ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम एक्सेप्ट, सभी लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है किसी एक को छोड़कर। टॉन्सिल्स, स्प्लीन, थाइमस या फिर पैंक्रियाज। टॉन्सिल्स है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड्स है, थाइमस है, बोन मैरो है, लेकिन पैंक्रियाज नहीं होगा। क्या है? पैंक्रियाज नहीं होगा। लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फोइड सिस्टम एक ऐसे या फिर हम ये कहते हैं ऑर्गन सिस्टम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों काम करते हैं एक साथ। सर्कुलेटरी और इम्यून सिस्टम दोनों एक साथ काम करेंगे, तो क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम। अब यहाँ पर जो ऑर्गन होंगे वो होंगे बोन मैरो होगा, स्प्लीन होगा, थाइमस एक ऐसी ग्रंथि जो एज के साथ साथ विलुप्त होती जाती है, लिम्फ नोड्स होंगे और टॉन्सिल्स होंगे। तो ये क्या हो गए? ये सभी हो गए आपके लिम्फेटिक ऑर्गन। लेकिन जो नहीं है वो होगा यहाँ पर कौन सा? पैंक्रियाज। नेक्स्ट वन इज कीमो ड्रग्स विल अटैक विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू और सेल्स इन आवर बॉडी। कीमो ड्रग्स के कारण बॉडी की कौन सी सेल्स अफेक्ट होंगी? बोन मैरो पर अफेक्ट करेगा, नेल्स पर, ब्लड वेसल्स पर। तो जब कीमोथेरेपी दी जाती है किसी भी पर्सन को, तो यहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा अफेक्ट क्या होगा या फिर किस पार्ट को टारगेट किया जाएगा कीमोथेरेपी वाली ड्रग के लिए? तो वो होगी बोन मैरो। क्या होगी? बोन मैरो।